मुनाफे की मंडी में जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। और साथ ही प्रफुल्ल विठलानी भी आगे होंगे हमारे साथ, एस्टा के चेयरमैन हैं, जिनसे हम शुगर सेक्टर पर राय लेंगे। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज सोना हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है, 59,250 के आसपास। डॉलर इंडेक्स 105 के करीब अब पहुंचता दिख रहा है। चांदी की बात करें तो 73,600 के पास। कल करीब 1,100 रुपए की गिरावट दिखी थी, आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.25% के ऊपर है। क्रूड 11 महीने के ऊंचाई के आसपास है। पिछले साल नवंबर का जो भाव था उसके आसपास पहुंच चुका है। ब्रेंट का भाव $90 के पार निकल गया। नेचुरल गैस में हल्की नरमी है, 215 रुपए के करीब एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है। 740 रुपए के नीचे कॉपर है। आज हल्की गिरावट यहां दिख रही है। ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में ही तेजी है, 13,150 के ऊपर ग्वारगम का वायदा, ग्वारसीड का वायदा 6,350 के पास। जीरा 59,000 के पास, 0.25% की गिरावट जीरे में दिख रही है। हल्दी दायरे में है 15,000 के करीब। आइस पर शुगर का भाव 26.5 सेंट के ऊपर चला गया है। सप्लाई की चिंता से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। मानसून की चाल अगर देखें तो 1 जून से 5 सितंबर के बीच देश में सामान्य से अब तक 11% कम बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 13% कम बारिश हुई थी। केरल की डेफिसिट बढ़कर 46% हो गई है। झारखंड में सामान्य से 36% कम, तो बिहार में सामान्य से 27% कम बारिश अब तक हुई है। आज कहां हो सकती है बारिश? केरल, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में भी आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी गुजरात, इन दोनों जगहों पर भी आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा तेल नवंबर के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर है। किशोर सर, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? क्या $100 भी आपको दिख रहा है कच्चे तेल में आने वाले समय में? गुड मॉर्निंग शमोन। यहाँ पे जैसा मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे थे एंड रशिया और सऊदी का जो प्रोडक्शन कट्स और उनका जो इरादा है कि करीब करीब ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल्स सप्लाई से कम हो सकता है, दोनों मिला के करीब करीब 3 लाख बैरल रशिया से और बाकी आई थिंक सऊदी से। तो ये सिग्नल देता है मार्केट को एक्चुअली क्या है कि प्रोड्यूसर्स मार्केट को फर्दर टाइटन करने से ज़्यादा डरेंगे नहीं है। और ये जो ग्रिप है ओपेक का और ओपेक प्लस का जो प्राइस के ऊपर, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना हुआ है। एंड हालांकि स्ट्रॉन्ग डॉलर होने के बावजूद भी आपको प्राइसेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तो हमारे हिसाब से एक्चुअली क्या है कि यहाँ से इवन जो स्ट्रेंथ है आपको जो ब्रेंट है अराउंड $99-100 तक भी जगह है अपसाइड। सो अराउंड $8-9 मतलब 10% के आसपास आप अपसाइड पकड़ के चलिए। शॉर्ट टर्म में आप आज के लिए अगर इंट्राडे खरीदारी करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली 7,150 के आसपास जो सितंबर वायदा है वहां पे बाइंग कर सकते हैं। 7,300 का टारगेट रख सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू लेना है, प्रॉब्ली 7200 का जो कॉल ऑप्शन है वो ले सकते हैं। 140 के आसपास अवेलेबल है। आई थिंक वो काफी छोटा स्टॉप, मतलब 110 या 100 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसको आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे 200-250 रुपए के अपसाइड मिल सकते हैं आप। ओके, आज भी अगर खरीदारी करनी है तो आप कर सकते हैं। 7,150 के लेवल पे खरीदे, 7,300 के टारगेट के लिए। और साथ ही अगर आपको ऑप्शंस में खरीदने हैं तो 7,200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। 190 का टारगेट दिख सकता है, 140 के प्रीमियम जब आपको दिखे वहां पर खरीदने की सलाह है। धर्मेश जी, आपकी राय कच्चे तेल पर? देखिए विश्वमोहन जी, मैं कच्चे तेल में इनफैक्ट लास्ट 3 हफ्ते से कंटिन्यूस बुलिश था, और ये शो पे पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि काफी अच्छी तेजी आने की संभावना है, और यही हुई है मार्केट में। और कल के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की रैली आपको कच्चे तेल में देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रैली बरकरार रहेगी, आगे जाके ठंडी का भी माहौल होगा तो यहाँ पे और एक ट्रिगर होने की संभावना है। अभी रही बात ओपेक और नॉन ओपेक की, ये जो जुगलबंदी है वो कंटिन्यूस रहेगी। ओपेक अपना प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, नो डाउट। अगर ये प्रोडक्शन कट करते हैं तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ने की संभावना काफी हाई हो जाएगी और फिर से इंटरेस्ट रेट को कर्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जुगलबंदी चलती रहेगी। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है,
तो यूएस नहीं चाहेगा कि कच्चे तेल में इतनी ज्यादा भी रैली हो, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि मार्केट में दोनों साइड की वॉलेटिलिटी आपको देखने मिल सकती है। बहरहाल मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो तेजी का है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ से बरकरार रह सकती है। $90 के स्तर ऑलरेडी छू चुका है ब्रेंड में और एक्सपेक्ट करता हूँ कि $95 यहाँ से $5 की तेजी आने की संभावना काफी हाई है। मैं रेकमेंड करूंगा आगे के महीने आप बाय करके चल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 300 से 400 रुपए की रैली आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। बाय की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। सलाह 300 से 400 रुपए की रैली और यहाँ पर दिख सकती है घरेलू बाजार में। $5 भाव इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ सकते हैं। वंदना जी, क्या करना चाहिए? 7,200 भाव है एमसीएक्स पर करंट भाव, इन लेवल पर क्या करें? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि कल भी एक करेक्शन के बाद वापसी आई थी तेजी यहाँ पे, तो आज भी एक करेक्शन का वेट करना चाहिए और डिप पे बाइंग करनी चाहिए। करीब 7150 के लेवल की सलाह रहेगी कि वहां पे एक वेट करना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, वहां पे बाइंग करें। ऊपर का टारगेट यहाँ पे 7300 का इनफैक्ट यहाँ पे बन रहा है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा करीब 7075 का। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि एक बार $98-99 ब्रेंट के लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करता है तो $102 तक भी हम 23 के बाकी बचे हुए महीने में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो प्री कोविड एरा को भी यहाँ पे सरपास कर चुका है और जो सप्लाई साइड है वो लग रहा है यहाँ पे कि थ्रू आउट थोड़ा सा कम रहेगा और रिग काउंट्स भी यहाँ पे कम हो रहा है। तो रिग काउंट्स जब तक बढ़ेंगे नहीं, सप्लाई साइड बढ़ेगा नहीं, तो एक अपसाइड जो है वो हर डिप पे बनता रहेगा क्रूड ऑयल में। ओके, सोमानी जी, आप किस लेवल पे खरीदारी की सलाह देंगे क्रूड को? जी बिल्कुल सर, मई से लेके अब तक अगर देखा जाए तो कम से कम 26-27% की क्रूड में तेजी आ चुकी है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 9 मंथ्स के हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो चाइना के वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं यहाँ से बॉटम आउट हो रही है और जो स्टिमुलस पैकेजेस उन्होंने दे रखे हैं उससे थोड़ा बहुत रिकवरी आने के चांसेस है, जिससे कि क्रूड ऑयल में डिमांड बढ़ सकती है। और प्रोडक्शन कट्स की बातें जो है और जो कल इम्प्लीमेंट हुआ है, मार्केट ट्रिगर को एक्सपेक्ट कर रहा था जो $86 का ब्रेकआउट था। $86 के ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि 90.50 अपसाइड इसमें देखा जा सकता है। और इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो आज क्रूड में 7165 एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय किया जा सकता है। अपसाइड मुझे लगता है 7255 7320 देखा जा सकता है। 7100 के नीचे जाता हुआ मुझे भी नजर नहीं आता, तो मेरी बाय की सलाह है, लेकिन 7165 पे एक 20-30 रुपए का डीप आया तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए, लेकिन क्रूड की जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर शुगर को भी मिल रहा है। शुगर के दाम इंटरनेशनल मार्केट में 11 साल जो सितंबर 2011 का जो भाव था उस भाव के बेहद करीब अब पहुंचता जा रहा है। 26.5 सेंट के ऊपर भी आइस पर शुगर के दाम हैं। घरेलू बाजार में 6 साल की ऊंचाई पर भाव पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, क्या हो रहा है? क्या घरेलू बाजार में भी दाम तेजी से अब बढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि ऐसा है कि हमको सबको मालूम है कि दिवाली का जो फेस्टिवल रहता है वो सेकंड या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में रहता है हर साल। और जैसे कि हिंदू कैलेंडर में एक अधिक महीना करके ज्यादा रहता है, तो ये साल में है। इसकी वजह से ये बार 10 या 12 तारीख नवंबर को दिवाली के फेस्टिवल है। तो थोड़ी बहुत भी जो मार्केट में प्राइस की बढ़त आई है वो सेंटिमेंटल है, साइकोलॉजिकल है और इसको कैसे भी चेक किया जा सकता है। और ये जो साइकोलॉजी 2-3 जगह से हेल्प कर रही है। एक हो रही है कि इंटरनेशनल में अगर आप चीनी देखें तो एशियन कंट्री में इंडियन रुपीस के करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 62 रुपीस किलो बिक रही है, जबकि यहाँ 38 एक्स मिल बिक रही है। तो ये चीज हो जाती है कि वहां पे बढ़े तो यहाँ पे भी दाम बढ़ेंगे, ये एक सेंटीमेंट काम कर रहा है। दूसरा ये सेंटीमेंट किसी के कंसर्न है कि जब नई सीजन चालू होगी तो वो जनरली क्या होता है, शुगर केन के कटर्स जो रहते हैं वो शुगर केन काटने को दिवाली के बाद जाते हैं। पर ये नवंबर 15 तारीख के आसपास दिवाली आना ये काफी सालों के बाद हुआ है। तो इंडस्ट्री और कोशिश करेगी, जैसे कि आज कर्नाटक के केन कमिश्नर ने बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में तो सबको चालू करना ही है कर्नाटक की सीजन। ये सब चीजें और साथ में एल नीनो का डर और ये सब जो 3-4 फैक्टर ऐसे हो गए हैं कि जिसकी वजह से लोगों को एक तेजी का माहौल दिख रहा है और साइकोलॉजिकली बढ़ रहे हैं आगे। हमें पर्सनली ये ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ पे 38 रुपया जो एक्स मिल के भाव है यूपी में या 39 के हो गए हैं, तो वो कोई
45 हो जाएगा या 42 हो जाएगा, ऐसे कोई हमें तो कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि कोई एशियन कंट्रीज या वर्ल्ड में कोई प्राइस हो, उसके इफेक्ट्स यहाँ पे हो। साइकोलॉजिकली ये चल रहा है कि ये चीज है, जबकि हमारे पास 50 लाख टन 1 अक्टूबर को चीनी रहेगी, तो चीनी पर्याप्त है और हमें ऐसा नहीं जच रहा है ये चीज को। सर अब अगला सवाल मेरा होगा, इस्मा का जो अब तक का इनिशियल जो एस्टिमेट है 2023-24 को लेकर कि 3.5% के आसपास उत्पादन कम रहेगा, 317 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। आप लोगों का क्या एस्टिमेट आप लोग लेके चल रहे हैं? सर छोटे छोटे जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, आइसा कभी भी अपनी जो एस्टिमेट्स है वो जनवरी के पहले रिलीज नहीं करती है, क्योंकि अक्टूबर या सितंबर में दिए हुए एस्टिमेट्स 15% आइदर साइड गलत गिर सकते हैं। ओके सर, अब अगला सवाल होगा, स्टॉक लिमिट की खबर आ रही है। 2016 के बाद पहली बार ऐसा होगा अगर स्टॉक लिमिट लगाए जाते हैं तो इसका क्या असर होगा? क्या इससे मिलों के लिए भी चिंता बढ़ेगी कि अगर होलसेलर्स पे अगर स्टॉक लिमिट लगाई जाती है तो? ट्रेडर्स या इंडस्ट्री लास्ट काफी 5-6 साल से गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार काम कर रही है। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड हाउस जो हमारे मेंबर्स है उनके लिए लास्ट सीजन में 61 लाख टन का परमिशन दिया था। उसके अगली साल हमको कोऑपरेट करके 111 लाख टन का बिजनेस दिया था। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्सिबली हम एक्ट करें और गवर्नमेंट को साथ दे। इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने ये जो एक्सपोर्ट्स के जो अलाउंस दिए थे, तो केस लिक्विडिटी काफी हुई थी। इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाइड करने के लिए, इथेनॉल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए काफी लोएस्ट रेट में उन्होंने इंटरेस्ट भी सबमिशन दिए हुए है। तो इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, इंडस्ट्री भी अच्छी तरह से निभा रही है। और अगर गवर्नमेंट की कोई भी चिंता हो तो हमें इंडस्ट्री और ट्रेड बॉडी को बुला के साथ में मीटिंग करेंगे तो कोई भी चीज का रास्ता निकल सकता है। ओके सर, क्या इस बात की भी चिंता है मिलों को कि कहीं सरकार एक प्राइस कैप ना लगा दे कि इससे भाव नहीं बेचना है, आपको हर महीने इतना ही बेचना है, इस तरह के कैपिंग की भी चिंता है? और अभी जो दाम बढ़ रहे हैं क्या इससे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं मिलों के? छोटा जवाब सर। मार्जिन तो इंप्रूव हुए हैं और एनपीएम और वी कैन से जीपीएम की उनकी बढ़त है। पर जो आप कह रहे हो ना कि स्टॉक लिमिट लगाना, ये सब 2-3 महीने के लिए अगर लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाए तो अच्छा है। उसके पहले ट्रेड बॉडी और इंडस्ट्री बॉडी के साथ डिस्कस हो जाए तो अच्छा रहेगा। और कोई प्राइस बैंड जो है वो कभी भी एसेंशियल कमोडिटीज में सक्सेस हुए नहीं है, न होगे। शुक्रिया विटलानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, तमाम पहलुओं पर चर्चा की। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, लेकिन जो 2 मेजर राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां पर काफी कम बारिश हुई है और आधा उत्पादन गन्ने का इन्हीं 2 राज्यों में होता है, और यूपी जो एक मेजर राज्य है वहां पर भी सामान्य से करीब करीब 20% कम बारिश अब तक हुई है। तो इस बात उत्पादन को लेकर काफी चिंता है, इस वजह से दाम को यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। शुक्रिया विटलानी सर, आपने वक्त निकाला। गोल्ड और सिल्वर की किशोर सर क्या लग रहा है? गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड तो काफी सुस्ती है, लेकिन चांदी में कल काफी नरमी दिखी थी और आज भी हल्की तेजी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर ऊपरी स्तर पर दबाव बन रहा है। क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? विश्वमोहन, आई थिंक डॉलर का जो तेजी है उसके वजह से आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है एंड बेसिकली बॉन्ड यील्ड्स भी स्ट्रांग हुआ है, यूएस का बॉन्ड यील्ड्स, एंड ये उम्मीद पे है कि फेड कहीं ना कहीं और एक रेट हाइक का इंडिकेशंस देगा। बट हमें ज्यादा नहीं लगता है कि डाउनसाइड ज्यादा नहीं रहेगा एंड इवन गिरावट में यहाँ पे खरीदारी ही करना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में मैं खरीदारी का सलाह दूंगा, बट करंट लेवल्स पर नहीं है, थोड़ा डिप्स में खरीदना चाहिए। 59,100 के आसपास अक्टूबर वायदा गोल्ड बेहतर लगता है। 58,900 का स्टॉप लॉस लगा सकता है, 59,400 का टारगेट रख सकता है। जहां तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक दिसंबर वायदा सिल्वर 73,200 के आसपास शॉर्ट टर्म बाइंग लगता है, टारगेट 74,200 हो सकता है। बट आई थिंक हम कल भी हम एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट भी निकाले थे कि लॉन्ग टर्म में अगर सिल्वर आप देखें तो प्रॉब्ली 85-87,000 तक आपको अपसाइड ये साल के अंत तक मिल सकता है। तो सिल्वर काफी अच्छा बाइंग हो सकता है। एनी डिप्स और सिल्वर आर अ वेरी गुड बाय। ओके, हर डिप पर खरीदारी की राय चांदी को लेकर है और गोल्ड में भी यहाँ पे खरीदारी की राय 59,100, और चांदी तो लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। अब वंदना जी आप बताइए किस लेवल पे खरीदारी करें गोल्ड और सिल्वर को आज? सिल्वर में बाउंस बढ़िया लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज कंटिन्यू रहनी चाहिए बाइंग। 73,500 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 73,900 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ
पे प्लेस करना होगा 73,300 का। गोल्ड में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू है, लेकिन फिर से बाइंग रिटर्न आएगी क्योंकि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे पॉज है। तो 59,150 का लेवल रहेगा जहां बाइंग करनी चाहिए। अपसाइड टारगेट 59,400 का होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 59,000 का। धर्मेश जी, आप सहमत है गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाई की कॉल अब तक 2 एक्सपर्ट से आई है, आपकी कॉल? देखिए, मेरी थोड़ी विपरीत कॉल है। गोल्ड एंड सिल्वर काफी पीक आउट हो चुका है प्राइस में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो बरकरार रह सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते इतनी गिरावट आपको देखने नहीं मिल सकती, बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस में यहाँ पे गिरावट आ सकती है और प्राइस 1900 के स्तर भी ब्रीच कर सकता है। इसका मेन कारण है डॉलर इंडेक्स। अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो इकोनॉमी ऑफ यूएस भी बढ़ेगी, क्योंकि यूएस भी काफी सप्लाई करती है तेल, और वहां पे डॉलर की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो डॉलर भी बढ़ेगा तो नो डाउट आपको कमोडिटी मार्केट में प्रेशर देखने मिल सकता है, और स्पेशली आपको सोने में और चांदी में। अगर देखिए, चांदी के सत्र में काफी अच्छी गिरावट देखने मिली है प्राइस के, और डोमेस्टिक मार्केट में ऐसे भी अगर आप कंपैरिजन करें तो काफी अच्छा फॉल आ चुका है चांदी में, और ये चांदी का फॉल कंटिन्यू रह सकता है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चांदी अराउंड $22.5 से लेके $22 अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 हजार रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में मैं काफी बेरिश हूँ। स्पेशली सोने की बात करें तो सोना मुझे लगता है कि आपको $1880 $1890 फिर से देख सकते हो आप। ओके, तो ये व्यू धर्मेश जी का है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बिकवाली की सलाह। 59,300 पे गोल्ड बेचना है, 73,650 पर चांदी बेचनी है। अब सोमानी जी, आप क्या कर रहे हैं? आपकी पसंद क्या है गोल्ड सिल्वर में? आज किस तरह से ट्रेड लेंगे आज? विश्वमोहन जी, मेरी मोर और लेस किशोर सर की जो लेवल्स है ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स है। मुझे लगता है 59,050 के अराउंड गोल्ड आज इंट्राडे डिप मिल सकता है, तो वहां पर एक बाइंग का मेरा खरीदारी का सलाह है। ऊपर 59,350 तक मुझे लगता है कि अपसाइड इसमें जा सकता है, और सिल्वर भी ऑलमोस्ट सेम लेवल है। मुझे लगता है 73,150 73,200 में इसमें बाइंग का एक मौका मिलेगा, जो ऊपर से 4,000 रुपए नीचे आई पुल बैक रैली 74,200 तक हमें देखने मिल सकती है। ओके, चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। किशोर सर, ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या एनजी में आज? आई थिंक यहाँ पे 215 के आसपास का जो पुट ऑप्शन 215 का स्ट्राइक है वो 11 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नरमी देख रहे हैं। 210 तक भी नेचुरल गैस गिर सकता है फ्यूचर का प्राइस। सो 215 का जो पुट ऑप्शन है वो 11 रुपए में खरीदारी कर सकते हैं। 15 से 16 रुपए का आपका टारगेट हो सकता है, 9.5 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, यानी 215 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। वंदना जी, आपको भी लग रहा है नेचुरल गैस सेल करके जाना चाहिए आज? जी, दबाव तो है यहाँ पे विश्वमोहन जी। 215 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। 211 तक का मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड आ सकता है। स्टॉप लॉस 217 रुपए का लगाना होगा। धर्मेश जी, बेस मेटल्स में आज क्या करना चाहिए? अब सुस्ती दिख रही है, हल्की तेजी एल्युमिनियम जिंक में है, लेकिन कॉपर पर दबाव है, लेड पर भी दबाव दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन काउंटर्स में? देखिए, मेरे 2 काउंटर रहेंगे, कॉपर और जिंक। अगर आप देखिए तो दोनों में मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट नहीं तो 5 से 7% की तेजी अपसाइड आने वाली संभावना दिख सकती है। मैं स्पेशली जिंक की तरफ बेट करूंगा, क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट एट पार आ चुके हैं। तो जिंक में डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो मैं जिंक में बाय की सलाह दूंगा। अपसाइड एटलीस्ट 220 से 230 तक के लेवल्स भी आपको छोटे अवधि में देखने मिल सकते हैं। और दूसरी रहेगी मेरी कॉपर 720 से 750 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। अगर चाइना इकोनॉमी रिवाइव होती है और अगर डॉलर लुढ़कता है तो डेफिनेटली यहाँ पे तेजी काफी अच्छी आ सकती है। बहरहाल मार्केट अभी सीमित दायरे में, तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 3 से 4 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ओके, कॉपर और जिंक खरीदारी की सलाह। कॉपर पर आपका व्यू दिनेश जी? मुझे लगता है 737 737 के आसपास अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 1-2 रुपए का यहाँ से, तो कॉपर ही खरीदारी करनी चाहिए। 733.50 से नीचे जाता मुझे नजर नहीं लगा था, और 744 मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में हमें देखने मिल सकता है आज। तो मेरी बाय की सलाह है, 1-2 रुपया यहाँ से घटता है तो बाय करना चाहिए। ओके, तो कॉपर खरीदने की सलाह, दोनों एक्सपर्ट की सलाह। एल्युमिनियम में वंदना जी क्या करना चाहिए आज? बाइंग ही लग रही है। 201 के करीब यहाँ बाइंग करनी चाहिए। 203 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 रुपए का लगा के चलना होगा। क्रूड में तेजी आएगी विश्वमोहन जी, तो थोड़ा सा और अपसाइड आ सकता है इस कमोडिटी में। ओके, किशोर सर, ये धर्मेश जी कॉपर जिंक खरीदवा रहे हैं, आप भी सहमत है कॉपर जिंक बाय करके जाएं आज?
यस, आई थिंक इंटर बेस मेटल पैक में एल्यूमिना और जिंक दोनों बैकवर्डेशन में है, तो दोनों बिल्कुल तेजी है। तो जिंक में 222 223 तक भी आपको अपसाइड टारगेट्स है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। कॉपर भी काफी अच्छा लग रहा है और 736 के आसपास सितंबर वायदा है, वो खरीदारी करना चाहिए। 741 का टारगेट हो सकता है, 733 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए अब सीधे एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। आज जीरे पर दबाव है, लेकिन टर्मरिक एकदम सुस्त है 15,000 पे। क्या करना चाहिए टर्मरिक में दिनेश जी? टर्मरिक में सर कैसा ना, स्पॉट मार्केट थोड़ा सा नीचे और फ्यूचर काफी ऊपर है, बट अभी ऊपर से जो 15,400 की लेवल है, नीचे में 14,800 की लेवल है, तो इस रेंज में दायरे में मुझे खेलती हुई नजर आती है। मुझे लगता है 14,900 14,950 के आसपास इसमें खरीदारी का मौका बन सकता है आज इंट्राडे के हिसाब से कहता हूं मैं। और दोबारा मुझे लगता है कि 15,400 का लेवल ये ऊपर में देख सकता है। 15,700 के नीचे, 14,700 के नीचे आज मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता है। एक अपसाइड, एक पुल बैक रैली मुझे आज के सत्र में नजर आती है। और ग्वार में दिनेश जी? ग्वारसीड मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे से जो रिकवरी आई है, एक ये रेजिस्टेंस जोन पर आकर खड़ा हो गया है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं कहूंगा तो 6550 के ऊपर ये जब तक क्लोज नहीं करता, इसमें अपसाइड थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इस करंट लेवल पर मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। जब तक 6550 के ऊपर क्लोज आए, उसके ऊपर दुगने स्पीड से खरीदारी करनी चाहिए। वंदना जी, आपका भी ग्वार सीड ग्वारगन पर? मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 13,100 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। बहुत ज्यादा बाइंग नहीं, लेकिन 13,300 तक का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,000 का। ग्वारसीड में सिमिलरली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। 6350 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 6450 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6300 का। थोड़ा शॉर्ट टर्म जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 6600 तक के जो प्राइसेस है वो आ सकते हैं यहाँ पे। वंदना जी आपका, दिनेश जी आपका, किशोर जी और धर्मेश जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में इतना